हेलो दोस्तों, मैं सिंध रावल एक बार फिर अनिवार्य की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर हो चुका है, आशा करता हूँ कि पेपर बढ़िया रहा होगा आपका, अच्छे से अच्छे अंक आपके आएंगे। और अपना अनिवार्य का पेपर दोस्तों 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है। और मैं कोशिश करूँगा कि 20 फरवरी के पहले पहले मैं पद्य और ग्रामर आपकी कंप्लीट करवा दूँ, और गद्य वाले जो चैप्टर हैं उनको भी मैं अगर समय मिलेगा तो उनको भी कंप्लीट करवा दूँगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बराबर जितना शेयर कर सके उतना करिए आप। तो दोस्तों आइए, बिल्कुल अपन स्वीट एंड बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्लास अपनी होती है, जिसमें अपन ज़्यादा बात करते भी नहीं है और जो एग्जाम में आ सकता है वो मैटर लेते हैं। आज अपन लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं पद्य में, आरो वाला। आरो का जो लास्ट चैप्टर है उमाशंकर जोशी, छोटा मेरा खेत, ये कविता आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों ये कविता मुझे इंपॉर्टेंट भी लगती है, हो सकता है इसमें से व्याख्या आ जाए, तो मैंने पूरी कविता को शामिल किया है। पहले उमाशंकर जोशी जी के परिचय की बात कर लेते हैं, कवि परिचय भी जरूरी है। तो दोस्तों उमाशंकर जोशी जी गुजराती कवि हैं, जन्म गुजरात में हुआ। और बात करें सन 1911 में इनका गुजरात में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और मुख्यतः मूलतः ये गुजराती कविता के कवि थे, तो इन्होंने गुजराती कविता को नया स्वर और स्वरूप दिया। इसका मतलब ये है कि गुजराती कविता में इन्होंने बदलाव किया। गुजराती कविता जो है उसके विषयों में बदलाव किया, एक नया स्वरूप, एक नया रूप प्रदान किया। किसने? उमाशंकर जोशी जी ने। इनका साहित्यिक योगदान भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। इनका निधन सन 1988 में हुआ है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों देखिए, उमाशंकर जोशी जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, यानी कि पहले गुजराती कविताओं में प्रकृति का वर्णन नहीं मिलता था, लेकिन उमाशंकर जोशी जी ने परिवर्तन किया और कविता को किससे जोड़ दिया दोस्तों? प्रकृति से जोड़ दिया। दूसरी बात, और आम आदमी के अनुभव से परिचित कराया, यानी कि समाज का जो आम आदमी है उसकी जीवन शैली कैसी होती है, उसकी क्या समस्याएं होती है, उसके क्या दुख दर्द होते हैं, उन सभी को इन्होंने कविताओं में अभिव्यक्ति दी है और नई शैली दी है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, विश्व शांति, गंगोत्री, निश्चित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा ये एकांकी है, सापना भारा ये कहानी है, श्रावणी मेणो, विषामो ये उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बात करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, इन्होंने सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल याद रखें, और यदि क्वेश्चन बना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, इस वजह से आप ध्यान रखें। संस्कृति पत्रिका का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखेंगे। अब बात अपन करते हैं कविता छोटा मेरा खेत, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा परिचय में आपको दे दूं दोस्तों इस कविता में, और एक चीज और ध्यान रखना, उमाशंकर जोशी जी ने ये कविता गुजराती में लिखी थी दोस्तों, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी, और बात अपन करते हैं रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया है। किसका हिंदी रूपांतरण? ये छोटा मेरा खेत कविता, और एक कविता और है इनकी, बात अपन करें बगुलों के पंख, दोनों ही कविताओं का जो संपादन है, सॉरी हिंदी रूपांतरण है, वो किसने किया है दोस्तों? बात अपन करें रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया है। अब बात अपन करते हैं छोटा मेरा खेत। देखो, थोड़ा सा मैं पहले खाली बोर्ड पे आपको समझा दूं, ठीक है, फिर अपन इस पर चर्चा करते हैं। देखो, खाली लेते हैं स्लाइड। देखिए, कवि, देखिए एक तरफ तो है कवि, एक तरफ है किसान, ठीक है। और ये जो कविता है ये एक रूपक के रूप में लिखी है। किसके रूप में लिखी है? रूपक के। कैसे? देखो,
कवि के पास है कागज का पन्ना। क्या है? कागज का पन्ना, जिस पर वो क्या करता है? कविता लिखता है। ठीक है। इधर किसान के पास क्या है? खेत, और इस खेत में वो क्या करता है? कृषि करता है या खेती करता है, यही कह सकते हैं कि फसल बोता है। ठीक है। अब कवि ने अपने कार्य की तुलना किससे की है? किसान से की है। किससे की है? किसान से की है। और ये पूरी कविता एक रूपक के रूप में है। किसमें है? रूपक के रूप में है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, किसमें है? रूपक के रूप में है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि कवि को लगता है कि मैं एक किसान हूं और मेरा कागज का पन्ना जो है वो एक खेत है, और जो कविता में लिख रहा हूं वो क्या है? खेत में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर। अब देखिए, सुनो दोस्तों, कि किसान क्या करता है? जब मानसून आता है, क्या होता है? मानसून आता है तो खेत की हकाई जुताई करता है। क्या करता है? खेत की हकाई जुताई करता है और उसमें क्या कर देता है? बीज बो देता है। वही बीज फिर अंकुरित होता है और फिर क्या होता है? फसल के रूप में उगने, पौधे के रूप में उगने लगता है, और इस तरह से फसल तैयार होती है। अब कवि की बात करें तो देखिए, यहां पर कवि के हृदय में, देखिए कवि के हृदय में क्या होता है? कवि के हृदय में भावनाओं की आंधी आने लगती है। क्या होता है? भावनाओं की आंधी आने लगती है, और भावनाओं की आंधी जब आने लगती है तो वो विचार और अभिव्यक्ति का जो बीज है उसे कागज के पन्ने पर क्या करता है? लिख देता है, बो देता है, और किसका निर्माण हो जाता है? कविता का निर्माण हो जाता है। ये इसकी रूपरेखा है दोस्तों। अब आइए अपन कविता पर चलते हैं। देखिए, इसका संदर्भ भी मैंने शामिल किया है, आज प्रसंग भी शामिल किया है, और व्याख्या में आपको करके सुना रहा हूं। देखिए, संदर्भ आप लिख दोगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कारोबार 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया है, जो कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित है। प्रसंग आप पूरी कविता का एक लिख सकते हो। इस अंश में कवि ने अपनी तुलना, यहां पर ने जोड़ देना दोस्तों। हाँ देखो, इस अंश में कवि ने अपनी तुलना किसान से की है, या इस अंश में कवि अपनी तुलना किसान से कर रहा है। यह आपका प्रसंग हो जाएगा दोस्तों पूरी कविता का। फिर बात करें काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य बाद में देखेंगे दोस्तों, पहले कविता की तरफ चलते हैं, व्याख्या करते हैं। देखिए आप, छोटा मेरा खेत, बिल्कुल आप देखिए, एक ही बार में आपको याद करवा देंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर। अब ये जो अंदर शब्द है ना, इस अंदर शब्द को याद रखना दोस्तों। इस अंदर शब्द का एक अर्थ तो देखो, कवि के संदर्भ में तो अंदर शब्द का अर्थ हो जाएगा क्या? कवि के संदर्भ में अंदर शब्द का अर्थ होगा भावनाओं की आंधी। क्या होगा? भावनाओं की आंधी। ठीक है, किसके संदर्भ में? कवि के संदर्भ में। और किसान के संदर्भ में अंदर जो शब्द है, इसका अर्थ हो जाएगा मानसून या पहली बारिश। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना इसको। अंदर शब्द का कवि के अर्थ में तो क्या होगा? भावनाओं की आंधी, और किसान के संदर्भ में अंदर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मानसून। अब देखिए, बात अपन करते हैं, व्याख्या शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि उमाशंकर जोशी कहते हैं कि जिस कागज के पन्ने पर, जिस कागज पर मैं कविता लिखा करता हूं, वो कागज का पन्ना मुझे किसान के एक चौकोर खेत की तरह लगता है। ठीक है, कवि कहता है कि जिस कागज के पन्ने पर, जिस कागज पर मैं कविता लिखा करता हूं, वो कागज का पन्ना मुझे किसान के एक चौकोर खेत की तरह लगता है। आगे देखो, कोई अंदर कहीं से आया, सन का बीज वहां हो गया। अब कवि कहता है कि जिस प्रकार मानसून आने के बाद या पहली बारिश होने के बाद किसान क्या करता है? खेत की इकाई जुताई करके उसमें बीज बो दिया करता है, उसी प्रकार से जब मेरे हृदय के अंदर भावनाओं की आंधी उमड़ने लगती है, भावनाओं की आंधी मतलब जब मैं भावनाओं के प्रवाह में बहने लगता हूं, भावनाओं की आंधी जब मेरे हृदय में उमड़ने लगती है, तब मैं
विचार और अभिव्यक्ति के बीज को, विचार और अभिव्यक्ति के शब्द रूपी बीज को, दोस्तों इसको भी याद रखना, देखो ये भी जरूर याद रखना, विचार व अभिव्यक्ति का शब्द रूपी बीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो कि जिस तरह से किसान क्या करता है, पहला मानसून आने के बाद खेत की जुताई करता है और उसमें बीज बो दिया करता है, उसी प्रकार से जब मेरे हृदय में भावनाओं की आंधी उमड़ने लगती है तब मैं क्या करता हूँ, विचार और अभिव्यक्ति के शब्द रूपी बीज को कागज पर अंकित कर दिया करता हूँ, अर्थात मैं कविता लिख दिया करता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब क्या होता है कि किसान जो है वो बीज के साथ साथ खाद भी डालता है और फिर उसको पानी से सींचता है ताकि वो बीज खाद और पानी का पोषण प्राप्त करके अंकुरित हो सके, पौधे के रूप में विकसित हो सके और फसल पैदा हो सके। इसी तरह कवि कहता है कि मैं जब भावनाओं की आंधी मेरे हृदय के अंदर उमड़ने लगती है तो मैं विचार और अभिव्यक्ति के शब्द रूपी बीज को कल्पना के सहारे क्या करता हूँ, कागज पर लिखा करता हूँ और कविता को जन्म देता हूँ या कविता लिखा करता हूँ। आगे देखो, झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। अब क्या होता है कि जब पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसपे फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, लेकिन कविता रूपी जो पौधा है उस कविता रूपी पौधे पर झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। तो कि यूं कह सकते हैं कि जो कविता रूपी फसल है उस कविता रूपी फसल पर जो कविता रूपी फसल है उससे आनंद रूपी फल क्या होते हैं, आनंद रूपी फल लगने लगते हैं, यानी कि पाठक और श्रोता उस कविता को पढ़ करके क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। अमृत धाराएं फूटती। और कविता एक ऐसा यूं कह सकते हैं कि साधन है, कविता एक ऐसा रस है जिसको पीने से क्या होता है कि लोगों के मन में, निराश लोगों के मन में क्या होता है, आशाओं का संचार हो जाता है। अमृत धाराएं फूटने से मतलब यही है कि निराश लोगों के हृदय में एक कविता क्या करती है, आशाओं का संचार कर देती है। रोपाई सन की कटाई अनंतता की। अब देखिए, अगर कोई कवि श्रेष्ठ कविता की रचना एक बार करता है, अच्छे साहित्य की रचना अगर होती है, एक ही बार होती है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो अनंत काल तक बना रहता है। अनंत काल तक लोग उस कविता को पढ़कर के आनंद की अनुभूति करते रहते हैं, रस प्राप्त करते रहते हैं, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। और कविता एक ऐसी फसल है जिसको जितना ज्यादा लूटा जाएगा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसका महत्व समाप्त नहीं होगा, ठीक है। कविता को जितनी बार पढ़ा जाता है उसका महत्व उतना ही बढ़ता जाता है, उसका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है, और उसका अस्तित्व और उसका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है, और उसमें उतना ही आनंद आनंद जो है, रस जो है वो बढ़ता चला जाता है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चुप होना। कवि ने बात अपन करें, कवि ने कविता को रस का अक्षय पात्र कहा। अक्षय का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, यानी कि कविता एक ऐसा पात्र है जिसमें से कितना ही आनंद आप प्राप्त कर लो, कितना ही रस आप पी लो, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता। छोटा मेरा खेत चुप होना, कागज का एक पन्ना। कवि अंत में कहते हैं कि मैं जिस कागज के पन्ने पर कविता लिखा करता हूँ वो कागज का पन्ना मुझे किसान के चौकोर खेत की तरह लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कविता समझ में आई होगी। आगे देखिए, अब बात करते हैं अपन इसके काव्य सौंदर्य की। दोस्तों देखिए, आप काव्य सौंदर्य में 3-4 बिंदु मैंने सारी कविता के एक साथ लिखा है। कवि ने कविता करने को कृषि कर्म के समान माना है, यानी कि कवि ने कविता करने को कृषि कर्म के समान माना है, मतलब कवि ने कविता का जो कार्य है उसको खेती के कार्य के समान माना है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। कविता अजर अमर होती है, कविता पर स्थान और समय का प्रभाव नहीं पड़ता। बात अपन करें दोस्तों, अजर वो हमारी इस वजह से होती है क्योंकि कविता का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, कविता का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। बात अपन करेंगे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने उस जमाने में लिखा, वाल्मीकि रामायण उस जमाने में लिखी, लेकिन आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना महत्व उस जमाने में था। तो श्रेष्ठ जो साहित्य होता है, श्रेष्ठ जो कविता होती है, उस पर स्थान व समय का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। कविता अनंत काल तक पाठकों व श्रोताओं को आनंद देती रहती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद कागज का पन्ना कवि को किसान का खेत लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। प्रस्तुत अंश में खड़ी बोली हिंदी, ये ध्यान रखिए आप। मुक्त छंद, गेय शैली, प्रसाद काव्य गुण व पांचाली रीति का प्रयोग
हुआ है। बात अपन करते हैं छोटा मेरा खेत वो बगुलों के पंख, दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रामनारायण चौधरी, गलती होगी यहाँ, रघुवीर चौधरी है, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, रघुवीर चौधरी वो भोलाभाई पटेल ने किया है। यानी कि ये जो कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख जो कविता है ये मूलतः गुजराती में थी, जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, ताकि आगामी जो एग्जाम है, परीक्षा है, उनमें इन क्लासों का फायदा वह उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।